नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे डैनी लेरी का शानदार स्टेज मैजिक, माइकल जॉन की कार्ड स्वैपिंग एक्ट, साइमन कॉनवेल का सुसाइडल स्वॉर्ड एक्ट, मैजिकल बोन्स की कार्ड प्रेडिक्शन विथ बैकफ्लिप और इनका टेलीपोर्टेशन एक्ट, और एना डेगजमैन का इनक्रेडिबल कार्ड प्रेडिक्शन ट्रिक। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और लॉजिकली समझते हैं कि ये सारे मैजिक ट्रिक्स कैसे किए जा सकते हैं। 5वें नंबर पर है डैनी लेरी की शानदार स्टेज मैजिक। इस एक्ट में डैनी स्टेज पर रखे इस बॉक्स को ओपन करके दिखाते हैं कि इस बॉक्स में कोई नहीं है और ये बॉक्स पूरा खाली है। फिर वो इस बॉक्स को बंद करके लॉक कर देते हैं और कुछ देर बाद जब बॉक्स को ओपन करते हैं तो जादुई तरीके से एक लड़की उसमें आ जाती है। फिर उनके असिस्टेंट्स इस बॉक्स को रोटेट कर देते हैं। फिर डैनी एक कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और मास्क लगा लेते हैं। फिर ये लड़की इस बॉक्स में जाती है और कुछ देर बाद सरप्राइजिंगली उसमें से डैनी बाहर आते हैं और लड़की गायब हो चुकी होती है। फिर स्टेज पर खड़े डैनी के बहरूपिये को ये दोनों असिस्टेंट्स पकड़कर पीटने लगती हैं और अचानक से वो बहरूपिया भी गायब हो जाता है। दोस्तों, डैनी की ये ट्रिक उन्हें जादू जैसी ही लगेगी जिन्हें इसका राज नहीं पता, लेकिन अब समझते हैं कि ये जादू आखिर कैसे किया गया है। इसमें हम कोई हिंट्स नहीं देखेंगे और सीधे इसके सीक्रेट पर चलते हैं। अब दोस्तों, इसका सीक्रेट है इस बॉक्स के नीचे रखा ये बेसमेंट। जब हमें दिखता है कि इनके असिस्टेंट्स गायब हो गए तो वो इसी बेसमेंट में जाके हाइड हो जाते हैं। इसका अक्सर मैजिशियंस यूज करते हैं स्टेज मैजिक में, जहां गायब होने और रीअपीयर होने का एक्ट शामिल होता है। इस बेसमेंट में ओरिजिनली 2 असिस्टेंट्स छिपे रहते हैं। अब 2 असिस्टेंट्स को हाइड करने की क्या जरूरत थी ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अब शुरुआत में डैनी बॉक्स को ओपन करके दिखाते हैं तो बॉक्स सच में खाली रहता है, लेकिन जैसे ही बॉक्स को बंद करते हैं उसी टाइम बेसमेंट में से ये लड़की निकल के बॉक्स के अंदर चली जाती है, जिसके बाद डैनी रिवील करते हैं अब बेसमेंट में बचा है एक असिस्टेंट और एक स्पेस खाली हो चुका है। अब देखते हैं कि इस लड़की के जगह पर डैनी कैसे आ गए और ये लड़की कहाँ गई। कॉस्ट्यूम पहनने के बाद डैनी यहाँ हमें बता रहे होते हैं कि बॉक्स फिर से पूरी तरह एम्प्टी है। फिर आप नोटिस करेंगे यहाँ डैनी पहले फ्रंट डोर को बंद करते हैं। इसी टाइम बेसमेंट में छिपा इनका दूसरा असिस्टेंट बाहर निकल के बॉक्स के अंदर चला जाता है और इसने सेम डैनी जैसा ही कॉस्ट्यूम पहने रहते हैं। और इस बार जब डैनी बॉक्स के पीछे जाते हैं तब ये असिस्टेंट डैनी की जगह ले लेता है और डैनी खुद बॉक्स में चले जाते हैं। आप इस क्लिप पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ जैसे ही डैनी बॉक्स के पीछे जाते हैं इमीडिएटली ये दूसरे साइड से निकल जाते हैं। बोलने का मतलब है कि इतना फास्ट ये एक साइड से दूसरे साइड चले जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं लगता। इससे भी आप समझ सकते हैं कि बॉडी स्विच यहीं पर हुआ है और ये बंदा डैनी नहीं बल्कि इनका असिस्टेंट है, जो शुरुआत से ही इनके जैसा कॉस्ट्यूम पहन के बेसमेंट में हिडन था। और यही रीजन है बेसमेंट में 2 असिस्टेंट्स को हाइड करने का, जिसकी बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी। इसके बाद ये लड़की बॉक्स में चली जाती है, लेकिन जब वो ऐसा करती है तो आप देखेंगे वो दरवाजे को थोड़ा ही ओपन करती है जितने में वो अंदर जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि डैनी भी अंदर ही होते हैं और इनकी कॉस्ट्यूम ब्लैक है और अंदर का एनवायरनमेंट भी एकदम डार्क है, तो किसी को भी पता नहीं चलता कि डैनी अंदर ही है। इसके बाद डैनी जल्दी से कॉस्ट्यूम को उतार के बेसमेंट में डंप कर देते हैं और ये लड़की जो बॉक्स में गई थी वो बेसमेंट में चली जाती है और बॉक्स में बच जाते हैं सिर्फ डैनी, जो सरप्राइजिंग अपीयरेंस देते हैं। अब इनके अगले एक्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि डैनी के कॉस्ट्यूम में ये बहरूपिया कैसे गायब हो गया। जब ये दोनों लड़कियां बहरूपियों को पीट रही होती हैं तब आप देखेंगे कि डैनी इसे एक कपड़े से कवर कर देते हैं। एक्चुअली इसके अंदर एक वायर का फ्रेम होता है जिसे एडजस्ट करके इंसान के सिर और शोल्डर्स जैसा शेप दिया हुआ है और उसके ऊपर ये कपड़ा लगाया हुआ है, जिससे लगता है कि इस कपड़े के पीछे कोई इंसान है। लेकिन असल में जब ये लड़कियां इसे पीट रही होती हैं तो वो सिर्फ इस कपड़े को पीट रही होती है। आप देखेंगे यहाँ इस कपड़े से कवर करने के बाद डैनी कपड़े को अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं ताकि इस असिस्टेंट को वापस बेसमेंट में जाने के लिए कवर मिल सके। कवर करते समय आप देखेंगे इसने अपने हाथों से भी कपड़े को होल्ड किया है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद यहाँ हाथ का शेप नहीं रह जाता, क्योंकि यही वो मोमेंट था जब ये बहरूपिया कपड़े के कवर में इस बेसमेंट में जाके हाइड हो जाता है। जिसके बाद डैनी इस कपड़े को हटा के हमें दिखाते हैं कि बहरूपिया गायब हो चुका है। और इतनी मेहनत करने के बाद हमें देखने को मिलता है ये कमाल का मैजिक शो, जिसने दर्शकों को काफी एंटरटेन किया। 4थे नंबर पे है माइकल जॉन की कार्ड स्वैपिंग ट्रिक। इस एक्ट में जॉन मेलबी को स्टेज पर इनवाइट करते हैं। फिर एक डेक ऑफ कार्ड्स निकाल के उसके टॉप कार्ड जो कि एस ऑफ हार्ट्स था उस पर मेलबी को साइन करने को कहते हैं। फिर उसे फोल्ड करके वो उन्हें अपने दांतों से होल्ड करने को कहते हैं।
फिर वो अगले टॉप कार्ड को पलटते हैं जो होता है 4 ऑफ स्पेड्स, और उस पर जॉन खुद साइन करके उसे फोल्ड करके अपने दांतों के बीच रख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मेलबी का साइंड कार्ड मेलबी के पास होता है और जॉन का साइंड कार्ड जॉन के पास होता है। अब कुछ देर बाद वो मेलबी को अपने कार्ड को ओपन करने को कहते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि वो मेलबी का नहीं बल्कि जॉन का साइन किया हुआ कार्ड है। फिर जॉन अपने दांतों के बीच रखे कार्ड को ओपन करते हैं तो वो मेलबी का साइन किया हुआ कार्ड होता है। तो दोस्तों दोनों ने अपने अपने साइंड कार्ड्स अपने पास रखे थे, फिर ये दोनों कार्ड स्वैप कैसे हो गए? अब दोस्तों इसके पीछे का टेक्निक है डबल लिफ्ट। इसमें टॉप से 2 कार्ड्स को केयरफुली एक साथ उठाया जाता है और सामने वाले को देखने में लगता है कि वो एक ही कार्ड है। अब इसमें जॉन ने किया ये है कि उन्होंने डेक को कुछ इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। इस डेक के टॉप पर है एक 4 ऑफ स्पेड्स जिस पर जॉन ने पहले से ही साइन किया हुआ है। टॉप से सेकंड कार्ड है एस ऑफ हार्ट्स जिसे वो मेलबी को देते हैं साइन करने के लिए, और थर्ड कार्ड है एक और 4 ऑफ स्पेड्स जिस पर जॉन बाद में साइन करते हैं। जब वो मेलबी को कार्ड साइन करने को देते हैं तो वो डबल लिफ्ट करके एस ऑफ हार्ट्स को शो करते हैं जिस पर मेलबी साइन करती हैं, और साइन करने के बाद वो कार्ड को वापस डेक पे रख देते हैं। इससे कार्ड का अरेंजमेंट सेम रहता है, मतलब टॉप पर अब भी होता है उनका पहले से साइन किया हुआ 4 ऑफ स्पेड्स और मेलबी का कार्ड एस ऑफ हार्ट्स सेकंड नंबर पे। यही रीजन है कि वो साइन करने के लिए कार्ड मेलबी को नहीं देते बल्कि अपने हाथ में ही रखते हैं। अब वो टॉप कार्ड जो होता है जॉन का पहले से साइन किया हुआ 4 ऑफ स्पेड्स को फोल्ड करके मेलबी को दे देते हैं। अब उनके डेक के टॉप पर होता है मेलबी का साइन किया हुआ एस ऑफ हार्ट्स और सेकंड पे 4 ऑफ स्पेड्स। इसके बाद वो फिर से एक बार डबल लिफ्ट करते हैं और 4 ऑफ स्पेड्स को शो करते हैं जिस पर साइन करके उसे वापस रख देते हैं, लेकिन टॉप पर अभी भी मेलबी का साइन किया हुआ एस ऑफ हार्ट्स होता है जिसे वो फोल्ड करके अपने दांतों में रख लेते हैं, और इस तरीके से दोनों के कार्ड्स वो बहुत ही स्किलफुली स्वैप कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ मैंने कहा कि जॉन एक 4 ऑफ स्पेड्स पहले से ही साइन करके लाए थे, और आप देख सकते हैं कि जिस कार्ड पर उन्होंने साइन किया था और जो साइन कार्ड रिवील किया वो दोनों सिग्नेचर सेम नहीं होते। आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे साइमन कॉनवेल का सुसाइडल स्वॉर्ड एक्ट। दोस्तों ये एक डेडली एक्ट है और इसे आप घर पर या कहीं पर भी ट्राई ना करें। अब देखते हैं कि ये एक्ट इतना खतरनाक क्यों है। इस एक्ट को टोटल 4 लोगों ने मिलकर परफॉर्म किया था। उनमें से एक बंदा पहले एक तरबूज को काट के दिखाता है कि ये कोई गिमिक नहीं बल्कि एक असली तलवार है जिसके ऊपर ये लोग कूदने वाले हैं। इसके बाद शो के होस्ट को ये तलवार दे दी जाती है ताकि वो इसे इन चारों बॉक्सेस में से किसी भी एक बॉक्स में रख दे। फिर साइमन को स्टेज पर बुलाया जाता है और उन्हें 4 एनवेलप्स दिए जाते हैं जिनमें 1 से 4 तक के नंबर्स लिखे होते हैं, और साइमन को किसी भी 3 एनवेलप्स को चुनने को कहा जाता है। साइमन ने जो एनवेलप्स चुने थे उनमें 4, 3 और 1 का नंबर लिखा हुआ था। फिर उनके 3 असिस्टेंट्स इन चुने हुए नंबर्स यानी 4, 3 और 1 नंबर के बॉक्सेस पर जंप करते हैं और वे बिल्कुल सेफली लैंड करते हैं क्योंकि इनमें से किसी भी बॉक्स में वो तलवार नहीं होती, और तलवार होती है 2 नंबर वाले बॉक्स में जिसे आखिर में रिवील किया जाता है। तो दोस्तों इतना खतरनाक कोइंसिडेंस कैसे हो गया कि रैंडमली किसी भी बॉक्स में तलवार रख के और रैंडमली किसी भी एनवेलप को चुनने के बाद भी ये एक्ट इतना सेफली परफॉर्म हो पाया। अब इसके सीक्रेट पर चलें उससे पहले दोस्तों, अगर आप ऐसे एक्ट्स के पीछे का सीक्रेट जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अब देखते हैं कि इसका मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। अब जैसा कि हम अपने पिछले वीडियोस में भी जिक्र कर चुके हैं कि किसी भी जानलेवा एक्ट को शो के प्रोड्यूसर्स कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, और फिर भी इस एक्सट्रीमली डेंजरस एक्ट को अलाउ किया गया है। इसका बेसिक सा मतलब ये है कि प्रोड्यूसर्स को पता था कि ये एक्ट पूरी तरह से सेफ है। अब देखते हैं कैसे। दोस्तों जब शो के होस्ट को तलवार किसी भी बॉक्स में रखने के लिए दे दिया जाता है तो वापस आने के बाद वो कुछ ऐसा इशारा करते हैं। इसका बेसिकली मतलब है कि वो 2 नंबर को इंडिकेट कर रहे हैं जिसमें हमें ये तलवार रखी हुई मिलती है इस एक्ट के आखिर में। इसका मतलब इनका भी एक किरदार है इस एक्ट में। अब परफॉर्मर्स को पता चल गया कि 2 नंबर वाले बॉक्स में तलवार रखी हुई है जिससे आधा काम तो हो गया। अब अगला सवाल है कि साइमन ने तो रैंडमली एनवेलप्स को चुना था, फिर उसमें सेकंड नंबर वाला बॉक्स कैसे नहीं आया? तो इस प्रॉब्लम से निपटने का भी तरीका है। इन सारे एनवेलप्स में 1 से 4 तक के सारे प्रिंटेड नंबर सीरियली रखे हुए हैं और ये 2 नंबर को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स निकालकर हमें दिखाते हैं। यही कारण है कि साइमन को सिर्फ एनवेलप्स चुनने को कहा जाता है, लेकिन उन एनवेलप्स में से पेपर ये खुद ही निकालते हैं ताकि 2 नंबर वाले बॉक्स में छुपे सरप्राइज को आखिर में रिवील किया जा सके। और ऐसा करने से बाकी का आधा काम भी हो गया। अब इसके बाद ये 3 असिस्टेंट्स बॉक्स पर कूद जाते हैं जिससे सबकी सांसें अटक जाती है। लेकिन अब आपको पता है कि इस एक्ट को कितना स्मार्ट तरीके से सेफली परफॉर्म किया गया है। दूसरे नंबर पर है मैजिकल बोन्स की कार्ड प्रेडिक्शन विद अ बैक फ्लिप और इनका टेलीपोर्टेशन एक्ट।
इस एक्ट में मैजिकल बोन्स साइमन को एक डेक ऑफ कार्ड्स में से कोई एक कार्ड सेलेक्ट करने को कहते हैं, फिर उस पर साइन करके उसे सबको शो करने को कहते हैं। फिर वो कार्ड को वापस डेक में रख देते हैं और सारे कार्ड्स को हवा में स्प्रिंग करके सडनली एक बैकफ्लिप करते हैं, जिसके बाद उनके हाथ में सिर्फ एक कार्ड होता है और वो होता है साइमन का सिलेक्टेड कार्ड। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो इसका सीक्रेट आप समझ चुके होंगे। यहाँ जब साइमन कार्ड को वापस डेक में रख देते हैं तब यहाँ कुछ एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। बोन्स बेसिकली यहाँ पास कर रहे होते हैं और इस टेक्निक को क्लासिकल पास कहते हैं, जिसे इस तरीके से किया जाता है। इससे बॉटम का पैक टॉप पर आ जाता है और ऐसा करने से साइमन का कार्ड भी इस डेक के टॉप पर आ जाता है। इसके बाद कार्ड्स को हवा में स्प्रिंग करने के पहले हमें यहाँ फिर से कुछ एक्टिविटी देखने को मिलती है। यहाँ वो पामिंग टेक्निक का यूज करके टॉप कार्ड को पाम कर रहे होते हैं, जो कि साइमन का कार्ड होता है। अब आप इस पूरी ट्रिक को समझ चुके होंगे। वो कार्ड को पाम करके अपने हाथ में होल्ड कर लेते हैं और बाकी कार्ड्स को हवा में स्प्रिंग कर देते हैं और एक डिस्ट्रैक्शन और अपने एक्ट में इफेक्ट देने के लिए वो एक बैकफ्लिप भी करते हैं, जिसके बाद वो साइमन के कार्ड को रिवील करते हैं। अब इनके अगले एक्ट को देखते हैं, जो एक टेलीपोर्टेशन एक्ट है। इस एक्ट में मैजिकल बोन्स इस लड़की को एक पीला कपड़ा देते हैं, फिर स्टेज पर रखे इस बॉक्स में ये लड़की चली जाती है और बॉक्स को हर तरफ से तलवार से पैक करके पर्दे से कवर कर दिया जाता है। फिर बोन्स इस पर्दे में एंटर करते हैं और उनके एंटर करते ही जो लड़की बॉक्स में बंद थी वो बाहर आ जाती है और बोन्स अंदर बॉक्स में बंद दिखते हैं। फिर सारे तलवार को निकाल के जब बॉक्स को ओपन किया जाता है तो पता चलता है कि वो बोन्स नहीं बल्कि उनकी एक दूसरी असिस्टेंट है और बोन्स पीछे जजेस के पास खड़े दिखते हैं, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तो दोस्तों, मैजिकल बोन्स जादुई तरीके से स्टेज से टेलीपोर्ट होकर जजेस के पीछे कैसे आ जाते हैं? दोस्तों, ऐसा ही एक एक्ट BS रेड्डी ने भी परफॉर्म किया था इंडियाज गॉट टैलेंट पर, जिसे मैंने रिवील किया है और इसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। दोस्तों, इसका सीक्रेट इस पूरे स्ट्रक्चर में छिपा है। ये लड़की जो हमें बॉक्स ओपन करने पर दिखती है वो शुरुआत से ही इस बड़े पर्दे के पीछे रहती है। सामने से पर्दा कवर होते ही ये पर्दे के बैक साइड से आके इस बॉक्स को ओपन कर देती है और बॉक्स में चली जाती है और पहली वाली लड़की बॉक्स से बाहर निकल जाती है और बोन्स जैसे ही पर्दे में एंटर करते हैं ये लड़की तुरंत बाहर आ जाती है। अब बोन्स स्टेज से बाहर कैसे निकले ये देखते हैं। जब बोन्स पर्दे में एंटर करते हैं तो वो पर्दे के पीछे जाके छिप जाते हैं और लड़की के अपीयर होने के बाद जब इस पूरे स्ट्रक्चर को वापस ले जाया जा रहा होता है तो इसी के साथ वो भी स्टेज से बाहर चले जाते हैं और जजेस के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि बोन्स को जजेस के पास जाते हुए किसी ने नोटिस कैसे नहीं किया। तो दोस्तों, इसके लिए इन्होंने हुडी पहनी हुई थी और ये एक्ट इतना शानदार था कि सबका ध्यान स्टेज पर था, इसीलिए किसी ने उन्हें बैक स्टेज जाते हुए नोटिस नहीं किया। अब आते हैं इस वीडियो के फाइनल एक्ट पे। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है एना डेगजमैन का इनक्रेडिबल कार्ड प्रेडिक्शन ट्रिक। एना इस एक्ट की शुरुआत करती हैं शानदार कार्ड हिस्ट्री से और फिर बताती हैं कि कार्ड्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। फिर वो चारों जजेस को एक एक कार्ड रैंडमली सेलेक्ट करने को कहती हैं और हावी को कहती हैं कि वो अपने कार्ड पर साइन कर दें। फिर सारे कार्ड्स को वो डेक में वापस रख के एक एक करके वो 3 जजेस के सिलेक्टेड कार्ड्स को रिवील करती हैं और हावी का कार्ड रिवील करने का टाइम वो बताती हैं कि सारे कार्ड्स ब्लैंक कार्ड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। वो अपने साथ एक केक भी लाई थी जिस पर LOVE लिखा था और जिसे उल्टा कर देने पर वो 3 A Q और 7 दिखता है और ये सारे ही कार्ड्स जजेस ने सेलेक्ट भी किए थे। लेकिन सबका सिर तब चक्कर खा जाता है जब हावी का कार्ड उस केक के अंदर से निकलता है। Howie, is that your one of a kind card that you just signed? Go ahead, show everybody. Is it really? Oh my God, this is it. तो दोस्तों, अगर आप भी एना डेगजमैन का ये मैजिक देखकर सोच में पड़ गए हैं तो सीधे इसके एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसे हमने सुसाइडल स्वॉर्ड एक्ट में देखा था कि एक्ट में शो का होस्ट भी शामिल था, लेकिन इस एक्ट में कोई भी जज शामिल नहीं होता और ये एना की ओरिजिनल ट्रिक होती है। सबसे पहले तो आप नोटिस करेंगे कि शुरुआत में एना जब बताती हैं कि सारे कार्ड्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो वो सारे कार्ड्स को नहीं दिखाती, ऊपर के 10-12 कार्ड्स को ही वो स्प्रेड करके दिखाती हैं और इसके पीछे एक बड़ा सीक्रेट है जिससे वो मनचाहा कार्ड जजेस पर फोर्स कर पाती हैं, जिसे हम आगे समझेंगे। आप नोटिस करेंगे जजेस को कार्ड सेलेक्ट करने के लिए एना ने ही कुछ कार्ड्स को स्प्रेड करके दिया था और उतने ही कार्ड्स में से उन्हें एक कार्ड उठाना था। अब दोस्तों, एना ने डेक को कुछ इस तरीके से अरेंज किया था। उन्होंने कार्ड्स को ब्लॉक्स में अरेंज
अरेंज किया हुआ है, लेट्स से करीब 10 कार्ड्स के ब्लॉक्स में। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 3 ऑफ डायमंड्स, एस ऑफ क्लब्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स और 7 ऑफ स्पेड्स, इन सब के 10-10 कार्ड्स लिए हैं और उन्हें ब्लॉक्स में अरेंज कर दिया है। इसीलिए वो यहाँ सिर्फ कुछ कार्ड्स को ही स्प्रेड करके दिखाती है, ये बताने के लिए कि सारे कार्ड्स वेल मिक्स्ड हैं, और इसीलिए वो सारे जजेस को सेलेक्ट करने के लिए खुद ही कार्ड स्प्रेड करके दे रही थी। यानी उन्होंने टॉप से 10 कार्ड्स को स्प्रेड करके सोफिया को दिया, जो कि सारे ही एस ऑफ क्लब्स थे। फिर उस ब्लॉक को क्लोज करके अगले 10 कार्ड्स को स्प्रेड करके साइमन को दिए, जो कि सारे ही 3 ऑफ डायमंड्स थे। फिर उस ब्लॉक को क्लोज करके अगले 10 कार्ड्स को स्प्रेड करके हाइडी को दिए सेलेक्ट करने के लिए, जो कि सारे क्वीन ऑफ हार्ट्स थे। और ऐसा ही हावी के साथ भी किया। यानी जजेस को लग रहा था कि वो फ्री चॉइस से कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एना की चॉइस से कार्ड सेलेक्ट कर रहे थे। इस तरह एना ने अपने मन चाहे कार्ड सारे जजेस को फोर्स कर दिए। अब दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए कि जजेस ने जो भी कार्ड सेलेक्ट किए थे वे एना के मन चाहे कार्ड्स थे। अब समझते हैं कि उन्होंने इन सारे कार्ड्स को रिवील कैसे किया। तो दोस्तों इसका सीक्रेट काफी सिंपल है। हावी को छोड़कर बाकी तीनों जजेस ने कार्ड्स को साइन तो किया नहीं था, तो एना को बस चारों ब्लॉक्स में से एक एक कार्ड को टॉप या बॉटम पर लाना था, और वो करती हैं इस दौरान जब वो हावी को सिलेक्टेड 7 ऑफ स्पेड्स कार्ड पर साइन करने और सबको दिखाने को कहती हैं। आप देखेंगे ये कुछ एक्टिविटीज कर रही होती हैं। ये एक्चुअल में तीनों कार्ड्स को अपने रिवील करने के तरीके के अनुसार अरेंज कर रही होती हैं। अब साइमन के कार्ड को एना ने बॉटम पर ही रखा था, जिसे वो इंस्टेंटली रिवील कर देती हैं। सोफिया के कार्ड को थोड़े अलग तरीके से रिवील करने के लिए पहले वो क्वीन ऑफ क्लब्स कार्ड को लेती हैं, फिर उसे डेक के टॉप पर रख देती हैं, जिस पर सोफिया का कार्ड एस ऑफ क्लब्स उन्होंने पहले ही रख दिया था। फिर वो डबल लिफ्ट करती हैं, जिस टेक्निक को हमने माइकल जॉन के कार्ड ट्रिक में डिस्कस किया था। यानी इस टाइम पर उनके हाथ में टोटल 2 कार्ड्स हैं, और जिसे वो रोटेट करके सोफिया का कार्ड एस ऑफ क्लब्स को रिवील करती हैं। अब हाइडी के कार्ड को रिवील करने के टाइम यहाँ हमें कुछ एक्टिविटी देखने को मिलती है। यहाँ एना 2 कार्ड्स को लेती हैं, और यहाँ इनके हाथ में टॉप में एक रैंडम कार्ड है और नीचे हाइडी का कार्ड क्वीन ऑफ हार्ट्स है, जिसे यहाँ वो फोल्ड करके अपने मुंह में रख लेती हैं और फिर हाइडी को कार्ड देकर रिवील करती हैं। अब आखिर में बचता है हावी का कार्ड। तो इसके लिए सबसे पहले तो एना ओरिजिनल डेक को एक ब्लैंक डेक में कन्वर्ट कर देती हैं, जिसके लिए वो डेक स्विच करती हैं, और वो ऐसा कर पाती हैं इस दौरान जब हाइडी अपने कार्ड को ओपन कर रही होती हैं। इस दौरान कैमरा काफी देर तक हाइडी पर फोकस्ड रहता है, और इसी दौरान वो ओरिजिनल डेक को अपने पॉकेट में रखे ब्लैंक डेक से स्विच कर देती हैं और बताती हैं कि हावी का कार्ड गायब हो चुका है और सारे कार्ड्स ब्लैंक कार्ड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब देखते हैं कि हावी का सिलेक्टेड कार्ड इस केक के अंदर कैसे आ गया। अब इससे पहले कि मैं अपना लॉजिक पेश करूं, मैं चाहता हूं कि आप पहले इन दोनों इमेजेस को देखें। ये एना जब केक के पास पहली बार जाती है तब का है, और ये जब वो केक को टेबल पर रख देती है तब का। इस बाद वाले इमेज में आप देखेंगे जहां ए लिखा है, इस पॉइंट पर हमें एक क्रैक देखने को मिलता है, जो कि पहले वाले केक के इमेज में नहीं था, और ठीक इसी जगह से एना हावी के कार्ड को निकालती है। अब तो आप समझ गए होंगे कि एना ने ही केक में उस कार्ड को इंसर्ट किया है, लेकिन सवाल उठता है कि हावी का कार्ड तो डेक में लूज हो गया था, फिर ये कार्ड एना ने कब निकाला? दोस्तों, जब एना हाइडी के कार्ड को ढूंढ रही होती है, उसी टाइम वो हावी के कार्ड को डेक के बॉटम पर रख देती है, ताकि वो एक बार में ही कार्ड को निकाल सके। यहाँ डेक स्विच करके वो ओरिजिनल डेक को पॉकेट में रख लेती हैं, और इसी के साथ हावी का कार्ड भी इनके पॉकेट में आ जाता है। और यहाँ जैसे ही वो केक को उठाती हैं, उसी के साथ एक बहुत ही लंबा कैमरा कट होता है, और अगली फुटेज में हमें दिखता है कि वो केक को टेबल पर रख चुकी हैं। अब दोस्तों, इसका मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही हो सकता है कि कार्ड ऑलरेडी इनके राइट पॉकेट में इजिली एक्सेसिबल तो है ही, और यहाँ केक को उन्होंने अपने राइट हैंड से नीचे से होल्ड किया है, और इसी प्रोसेस में उन्होंने कार्ड को केक के नीचे से इंसर्ट कर दिया। इसके लिए केक के नीचे का प्लेट, जो कि यूजुअली फोम या थिक पेपर होता है, उसमें पहले से ही कट करके स्पेस बनाया हुआ है, ताकि कार्ड को आसानी से और जल्दी से इंसर्ट किया जा सके। और केक में ये क्रैक भी कार्ड को इंसर्ट करने की वजह से हुआ है। और इतने सारे स्किल्स, प्लानिंग और हार्ड वर्क से बनता है एक हैरत अंगेज मैजिक एक्ट। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए बियॉन्ड इल्यूजन से जरूर जुड़िए सब्सक्राइब का बटन दबाकर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।